country's strategic balance and national security. The role of Pakistan's media in informing the public, countering misinformation, and reinforcing national morale. It also recognizes the contributions of civil society in fostering unity, resilience, and a shared national purpose. The House pays tribute to the youth of Pakistan, whose passion, patriotism, and constructive engagement have served as a powerful force in reinforcing national solidarity and shaping a hopeful future. The House applauds the people of Pakistan for the unity, sacrifices, and unwavering support for national institutions, demonstrating that the strength of the nation lies in the collective resolve of its citizens. This House solemnly reaffirms its abiding commitment to the ideals embodied in Marka-e-Haq, truth, justice, unity, and inviolability of Pakistan's sovereignty, and pledges to continue striving for a peaceful, progressive, and prosperous Pakistan. It is further resolved that copies of this resolution be transmitted to the President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, Chairman Senate, the Speaker National Assembly, the Services Chief, and all the provincial assemblies of Pakistan. Thank you, sir. Sir, speech, Sir, if you allow me, the reason being that aapki speeches lambi, I'll be sitting here around 3:15 or between 3:15 and 3:30. I'll have to leave. There's a Chinese delegation coming, so I have to host them at the Chief Minister's house. Agar aap ijazat dein, to main shuru kar leta hu. Ji, please. And I'll try to be here till the resolution is passed. But if that does not happen, then obviously I'm the presenter. My vote may please be counted with the resolution. जी सर, जी please आप start. शुक्रिया बहुत बहुत स्पीकर साहब. आज हमारे लिए एक हिस्टोरिक दिन है. आज से 1 साल कबल पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी यूथ ने, हमारी मीडिया ने, यानी पूरी कौम ने इकट्ठा होके जब एक दुश्मन ने हम पे वार किया तो पूरी कौम ने इकट्ठा होके उसका ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन अभी तक नहीं बल्कि इंशाल्लाह कभी भी नहीं उस ज़र्ब से जो हमने उन पे लगाई, जो उन्होंने हमारे साथ एक अटैक किया तो उसके जवाब में उससे निकल नहीं सकेगा. स्पीकर साहब, ये कहानी अभी की नहीं है, ये 1 साल पुरानी भी नहीं है. भारत के हमारे मुल्क के खिलाफ है वो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन से है. उस वक्त भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप कहती थी कि ये मुल्क 6 महीने नहीं चलेगा, और इसी तरीके से वो हमेशा, चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, उसके बाद भी कई बार बीच में उन्होंने कोशिशें की और पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहे. यही वजह थी कि 1971 में, और मैं कहूँगा कि जो 10 मई 2025 को हुआ था, उसका आगाज़ जनवरी 1972 में हुआ था. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए अभी 20 दिन हुए थे, 20 बल्कि पूरे 20 दिन हुए थे. 10 जनवरी 1972 उन्होंने एक मीटिंग, जो कि उस वक्त जाहिर नहीं थी लेकिन बाद में वो पता चला, मुल्तान में बुलाई, जिस मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान के जो नामवर फिजिसिस्ट थे, साइंसदान थे, उनको बुलाया और उस मीटिंग में कहा कि जी अगर हमने पाकिस्तान, इसलिए कि हमने ताज़ा एक ज़ख्म खाया था, हमारा आधा मुल्क अलग हो गया था, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ ये फ़ैसला किया कि हम हर हाल में
पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाएंगे। भारत अपना एटमी प्रोग्राम उससे पहले शुरू कर चुका था और ये 10 जनवरी 1972 को शुरू होने वाला प्रोग्राम जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। भारत ने 1974 में अपने एटमी धमाके किए और फिर दूसरी बार उन्होंने मई 1998 में एटमी धमाके किए और उस वक्त तक हमारा एटमी प्रोग्राम तैयार था और दुनिया को बताने के लिए कि हम एटमी ताकत हैं। वो एटमी ताकत जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, मई 1998 में पाकिस्तान ने अपना वो एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया की पहला मुसलमान मुल्क बना जो एक एटमी ताकत हुआ। भारत को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी और भारत हमेशा कोशिश में रहता था कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। कई बार पहले वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहा। 2019 में उसने कोशिश की, 2016 में अगर मुझे याद पड़ता है उस वक्त भी कोशिश की और पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक खुद साख्ता हमला कराया अपने ही निहत्ते लोगों पे पहलगाम में और उसका इमीडिएटली यानी वो जब हमला हुआ उसके कुछ मिनटों के बाद ये ऐलान कर दिया कि जी ये पाकिस्तान ने की तरफ से ये हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने उसी वक्त कहा कि जी हमारा नहीं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हम आपसे पूरी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली इनवाइट किया कि जी इस पे आप कहें, आप हमें सबूत दें। पूरी दुनिया से कहा कि इसके सबूत दिए जाएं और अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम वो जिम्मेदारी की वजह से जो भी हमें सज़ा मिले हम तैयार हैं। लेकिन हम क्लियर थे कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसी वक्त पता चल गया था कि इनके अज़ाइम कुछ और हैं, इसके पीछे कुछ और बात है। और अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ देती है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पहली बार उन्होंने 29 अप्रैल को कोशिश की कि पाकिस्तान पे हमला करें। 29 अप्रैल को उन्होंने अपने हवाई जहाज़ वगैरह फ़ज़ा में लाए, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज तैयार थी और वो हमला उन्होंने अबैंडन किया मिड एयर में। दूसरी बार वो एस्केलेट करते रहे मामले को और 7 मई को हिंदुस्तान ने हमला किया। हिंदुस्तान ने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे मिसाइल फेंके, हमारे सिविलियंस की शहादतें हुई और उस दिन भी उस अटैक के कुछ ही घंटों बाद, कुछ देर बाद हमारी पाक फ़ज़ाइया तैयार थी और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल मिलता हो, कोई ऐसी मिसाल हो कि इतना स्विफ्टली वो जवाब दिया गया। और उस दिन अब बातें सारी क्लियर हो गई हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान के हमले के बाद भारत ने जो हमला किया था हमारी सिविलियन टारगेट्स पे, जिसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे रिटेलिएटरी जो एयरफोर्स का ऑपरेशन था उसमें उनको गरूर था जिस चीज़ पे, जिस पे उनका वज़ीर आज़म कहता था कि 2019 में उसने कहा अगर हमारे पास ये राफेल होते तो आज बात कुछ और होती। अब वो राफेल ख़रीद चुके थे, लेकिन राफेल चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। जहाज़ बहुत अच्छा है, 4 राफेल, 1 मिग-29, 1 SU-30 और 1 मिराज 2000 प्लस 1 अनएडफाइड UAV हिरॉन का जो इजरायली, 8 तैयारे पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराए
ये टोटल ऑपरेशन 52 मिनट का था और अभी उन्होंने क्लियर किया है कि असल में उस दिन भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और वो सारे टारगेट पे थे। अगर हम जंग चाहते मजीद, हमने तो सिर्फ जो उन्होंने अटैक किया तो उसका एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हम वो 74 के 74 तैयारे उनके गिरा सकते थे उस दिन। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और ये उम्मीद से कि शायद इनका गुरूर टूटे, शायद इनको कुछ अकल आए कि आप पाकिस्तान की कौम अगर मुत्तहिद है, जो कि हुई हुई थी, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हों, जैसे मैंने बताया, हर जो किस्म, हर एवरी स्टेक होल्डर वाज ऑन द सेम पेज, और हमारी कोशिश यही थी कि उसी दिन उनको उनकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन आपको याद होगा अगले दिन ही 8 तारीख को फिर उन्होंने ड्रोन उड़ाने शुरू किए और वो कराची तक पहुंचे। वो भी हमारी अफवाज ने और हमारे सिविलियंस ने कई जगह पे 77 ड्रोन्स कहते हैं या शायद उससे भी ज्यादा हों, वो गिराए। 9 तारीख को कुछ खामोशी थी। हाँ, 8 तारीख की रात को वो ड्रोन्स चलाने के बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। उनकी मीडिया ने पूरा पाकिस्तान कब्जे में ले लिया था अपने ख्वाबों में। वो कराची पोर्ट को भी तबाह कर चुके थे। लाहौर के अंदर तो वो बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मैं कराची पोर्ट की सिर्फ बात बताता हूं आपको कि जब ये बात पता चली तो रात को थोड़ा लेट था, इतना लेट नहीं था, 11 साढ़े 11 का टाइम था। मैंने कांटेक्ट किया नेवल अथॉरिटीज से कि ये पता तो करें क्या हो रहा है। तो जो जवाब उन्होंने मुझे दिया था कि इस वक्त वो हमसे 200 किलोमीटर दूर हैं, उनका हर इंच हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं हम पे हमला करने की। और हुआ भी ये, एयरफोर्स और आर्मी ने तो कोशिश की, नेवी की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो समंदर की तरफ से हमारी तरफ आए, इसलिए कि हम तैयार थे, अपने दिफा के लिए तैयार थे। 9 तारीख खामोशी छाई हुई थी। वो 8 की रात को जो उन्होंने मीडिया पे उड़ाया था, लोग अभी वो हंस ही रहे थे कि 9 तारीख को उन्होंने रात को दोबारा लेट नाइट हमले शुरू किए। नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, हमारे सूबे में सक्खर में रात को हमला हुआ, तकरीबन 2 या 3 बजे थे। सक्खर में जब हुआ तो मुझे उठाया गया था उस वक्त कि जी सक्खर पे मैं कांटेक्ट में था, सक्खर की इंतज़ामिया से साथ मिलके काम कर रहे थे। और उसी वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजाज़त ली कि जी अब हमें रिटेलिएट करना चाहिए। ये जो पूरा 24 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था मार्का हक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अगर इसका नाम अब सबको पता है, सीसा पिलाई हुई दीवार कुरान शरीफ की आयत में जिक्र होता है, लेकिन हमारी जो सोच है इससे भी जाहिर होती है। दीवार आदमी डिफेंस के लिए बनाता है, तो हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस था। हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे, हम हमेशा अमन चाहते हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी इस सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमजोरी समझा तो उसको उस दिन मजा चखा दिया था कुछ ही घंटों में। फजर के टाइम पे बुनियान मरसूस
ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। बॉर्डर पे तो 8 तारीख को 9 तारीख को भी स्कर्मिशेस हो रही थी, पंजाब और हमारा आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है उस पर। जब उन्होंने रात को देर से, जैसे मैं बताया कि नूर खान बेस पे, रहीम यार खान में, सक्खर में अटैक्स किए, पाकिस्तान ने फैसला किया और फजर के वक्त जो बुनियाद मरसूस वो शुरू हुआ। तो मैं उसके अंदर कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने 26 मिलिट्री टारगेट्स किए। उन बुज़दिलों ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था, पाकिस्तान ने किसी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं किया, और जिसमें 26 में से 15 एयर बेसिस थे, सूरतगढ़, सिरसा, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट। ये वो सारी एयरफील्ड्स थी जहां से वो अपने ऑपरेशंस इनिशिएट कर रहे थे। अपने डिफेंस में इन सबको निशाना बनाया 15 को। उसके अलावा जिन पे उनको फख्र था ये ब्राह्मोस, इनसे उन्होंने बिल्कुल बुज़दिली की इंतहा ये थी कि जब सीज़ फायर की बात शुरू कर दी थी उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मोस दागा था बोलाड़ी पे, जिससे हमारे एयरफोर्स के जवानों की शहादतें हुई। उस ब्राह्मोस की 2 स्टोरेज फैसिलिटीज ब्यास में और नागरोता में इनको डिस्ट्रॉय किया। इनको बड़ा फख्र था, अगेन इक्विपमेंट में कोई नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर अनाड़ी हो तो वो जरूर एक्सीडेंट करेगा। उन्होंने जो S-400 उनका सिस्टम था जो कि जहाज़ों और मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बनाया है, और मैं S-400 के बारे में बता दूं कि S-400, इसका नाम 400 इसलिए कि 400 किलोमीटर दूर निशाना दाग सकता है, 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और जिस स्पीड से ये वो काउंटरिंग मिसाइल्स फेंकता है वो तकरीबन 17,000 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन हमारे शाहीनों ने JF-17 थंडर, जिसकी रफ्तार 1500 से 1700 यानी उससे 10 गुना तेज उनके पास इक्विपमेंट था, लेकिन हमारे शाहीनों ने जैसे बताया कि सर पे कफन बांध के, आपने वो तस्वीर देखोगे जब भी ये पायलट्स जाते हैं ना मिशन पे, तो वो अपना लिटरली एक डेथ वारंट साइन करके जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन उन शाहीनों ने इस महारत से वो JF-17 थंडर, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौर में चाइना से लिए थे, इससे पहले जो हमने राफेल गिराए वो भी J-10C थे, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी लिए थे, और उसको पहला अनवेल भी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने किया था अपने दौरे हुकूमत में। तो ये कंटिन्यूटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं आप, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी वजह से हम सब इंडेटेड हैं उसके, इसलिए कि अगर हम आलमी एटमी कुव्वत ना होते तो आप समझ सकते थे कि हमारे खिलाफ क्या क्या हो सकता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल जिनसे हमने ये सारे इनके जहाज़ और इनके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, या फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये J-10C और JF-17 की कॉन्ट्रैक्ट्स किए चाइना के साथ, या अभी रिसेंटली उन्होंने हंगूर क्लास सबमरीन्स जो लाए, तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करने में पीपल्स पार्टी का एक रोल रहा है, जो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी रहेगा। खैर, मैं बता रहा था कि ये S-400 इस महारत से जाके 2 S-400
इन्होंने दागे हमारे शाहीनों ने, और सेफली वापस आ गए मुल्क में अपने। ये महारत थी। इसके अलावा इनके काफ़ी मिलिट्री और लॉजिस्टिक साइट्स थी, फील्ड सप्लाई डिपोज थे, उरिंद में रडार स्टेशन, पूंछ में रडार स्टेशन, और 10 ब्रिगेड एंड 80 ब्रिगेड केजी टॉप, इन सब को नेस्तो नाबूद किया। और यही वजह थी कि फजर के बाद कुछ ही घंटों में भारत कुछ, इसके साथ साथ और बहुत कुछ कि उन्होंने उनके सारी जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर है, वो साइबर अटैक्स करके इनके सारे जो कमांड साइट्स थी उनको जैम कर दिया था, अंधे हो गए थे वो। उस दिन अगर पाकिस्तान चाहता तो जंग को और तूल दे के और मजीद नुकसानात कर सकता था, लेकिन हम अमन पसंद मुल्क के पहली कॉल पे जब उन्होंने कहा कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं, पहुंच गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा गया, और उन्होंने जब कहा फील्ड मार्शल रैकेट पे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि जी वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, एक अमन पसंद मुल्क है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि सीज फायर का ऐलान तो तकरीबन 2 या 3 बजे हुआ था उस दिन, लेकिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन। तो उसी वक्त पता चल गया था कि भारत हार मान चुका है और इस पाकिस्तानी कौम के सामने भारत ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो हमें खुशी है, हर जिंदा कौम ऐसे मौक़ों को सेलिब्रेट करता है, और इसी वजह से 10 मई जो मार्का हक का आखिरी दिन था, जब सुबह फजर पे बुनियान मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसको याद करते हुए मैं चाहूँगा कि ये असेंबली यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास करे। और उसके बाद अब 1 साल गुजर गया है, 1 साल में देखिए हम कहाँ पहुँचे। इस 1 साल में पाकिस्तान ने, जिसको हमारे दुश्मन कहते थे, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क से बाहर बैठे और जो मुल्क के अंदर भी हैं, वो कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, हमारे पास बस कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन उस कामयाबी के बाद आज हम उस जगह पे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देखती है। दुनिया में अमन, इसलिए कि हम अमन पसंद मुल्क है, दुनिया में अमन कायम करने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ नजरें लगाई हुई है। हमारे ब्रादर मुल्क ईरान पाकिस्तान के लोगों के लिए तराने बना रहा है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया में अमन के लिए कोई नाम याद है तो वो पाकिस्तान की लीडरशिप याद है, उनकी आर्म फोर्सेस याद है। तो जैसे मैंने ये रेजोल्यूशन शुरू की थी, इस जो हमें अल्लाह ताला, जो हमें इज्जत मिली है, हमें सबसे पहले अपने रब के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। और इसीलिए ये रेजोल्यूशन शुरू ही वहाँ से होती है कि हम रब का जितना शुक्र अदा करें कम है, शायद हम इस काबिल नहीं है जो इज्जत हमें मिली है। और उसके बाद इस रेजोल्यूशन में मैंने बात की है उन शुहदा की जिन्होंने अपनी जानें दी, जिनकी वजह से हम सुरखरू हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, हमारी उन लोगों की, जैसे मैंने बताया, जिन्होंने हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के यूथ की, जिन्होंने ये 10 मई 2023 को, 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 10 म
इकट्ठा रह के, यूनाइटेड रह के दुनिया को बताया, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये मुल्क यूनाइटेड रहेगा, कायदे आज़म ने कहा था कि देयर इज नो फोर्स दैट कैन ऑन अर्थ दे कैन अनडू पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी कायदे आज़म के बताए हुए उसूलों पे चलें। यूनिटी यानी मुत्तहद रहना पहला उसूल था, वो ज़रूरी है। अगर हम सब मुत्तहद रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन होने के हवाले से मैं ये भी इधर कहूँगा कि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो कभी भी पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए अगर कभी भी कोई ख़तरा होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आगे से, फ्रंट से लीड करेगी, पीछे नहीं बैठेगी। स्पीकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस रेजोल्यूशन को पेश करने का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस रेजोल्यूशन को सब पास करें, तकारीर ज़रूर होंगी और ज़रूर करें। इस मौके पे मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि मैं तकरीबन 3:30 से थोड़ा पहले चला जाऊंगा। मेरा वोट, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है, होना नहीं चाहिए। मैं आपसे रूल 256 में इजाज़त मांग रहा हूँ कि आप सस्पेंड करें मेरी प्रेजेंस, अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्जी, और मेरा वोट जरूर काउंट कीजिएगा इस रेजोल्यूशन में। आपका वोट काउंट हो गया समझे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।